Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this particular video we will discuss some important MCQs and question answers especially for Hindi medium students. So let's start. जिसका नाम है योगा। तो योगा के हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और आपको बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे ये MCQs, काफ़ी हेल्प देंगे। MCQs भी आते हैं एग्ज़ाम्स में, तो उनमें से ये MCQs ऐसे हो सकते हैं जो ज़्यादातर पूछे जा चुके हैं। तो MCQs में है 4 MCQ होते हैं, आपको एक करेक्ट बताना होता है। इनको हम कह सकते हैं 1 अंक वाले क्वेश्चन होते हैं, ये 1 मार्क्स ईच होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें पूछा है योग सूत्र की रचना किसने की है, यानी योग सूत्र जो है उसकी रचना किसने करी है, किसने लिखा है। तो ऑप्शन दे रखे हैं वेद व्यास ने, बाबा रामदेव ने, या स्वामी विवेकानंद ने, या महर्षि पतंजलि ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने ही योग सूत्र की रचना करी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा है योग के कितने अंग हैं। तो योग के कितने अंग हैं हम सभी को पता है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी होगी तो आपको मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे। तो योग के कितने अंग होते हैं, 4, 6, 8, 2। तो हम सबको पता है 8 अंग होते हैं योग के। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 8। और योग के अंग को हम योग के तत्व भी कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर घुमा के आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, योग के तत्व पूछते हैं तो भी 8 लिखना है और योग के अंग आते हैं तो भी 8 ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा यम का भाग नहीं है। तो हमने पढ़ा था जब चैप्टर की वीडियो डिस्कस करी थी कि यम के 5 भाग होते हैं, जिसमें सत्य भी आता है, जिसमें अपरिग्रह भी आता है और जिसमें अस्त्य भी आता है, लेकिन फोर्थ वाला है संतोष। तो ये एक ऐसा है जो कि यम का भाग नहीं है, नहीं वाला पूछा है इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। ये तीनों बाकी जो बचे तीनों सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह, ये तीनों यम के भाग होते हैं और अहिंसा भी एक यम का भाग होता है। फोर्थ क्वेश्चन है प्राणायाम के घटक हैं। तो प्राणायाम के कितने घटक हैं ये बताना है। तो ऑप्शन में है 3, 2, 5 या फिर 7। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा 3 फर्स्ट वाला, क्योंकि प्राणायाम के टोटल 3 टाइप्स कह सकते हैं या 3 घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा योग का अंतिम चरण क्या है। अब योग का अंतिम चरण जो होता है वो समाधि होता है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा समाधि। बाकी ऑप्शन में ध्यान है, धारणा है, समाधि है, प्रत्याहार है, ये सब योग के चरण हैं। या जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि योग के कितने तत्व होते हैं या फिर योग के कितने टोटल हम टाइप्स कह सकते हैं। तो लास्ट वाला अंतिम वाला जो पूछा है वो समाधि होगा। चैप्टर की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा इनमें से कौन सा शरीर संवर्धात्मक आसन नहीं है। शरीर का संवर्धात्मक आसन नहीं है तो वो है धनुरासन, चक्रासन, मयूरासन या शवासन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है शवासन। शवासन जो है वो शरीर का संवर्धात्मक आसन नहीं है, नहीं वाला पूछेंगे इसलिए ये वाला आंसर है। बाकी तीनों आसन जो है वो संवर्धात्मक आसन होंगे शरीर के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और उसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन 7 में यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं। यौगिक क्रियाओं के बारे में भी हमने चैप्टर में डिस्कस किया था, उसकी वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो यौगिक क्रियाएं कितनी होती हैं, ऑप्शन में है 4, 5, 6 या 3। तो हम सबको पता है यौगिक क्रियाएँ कितनी होती हैं, 6। यौगिक क्रियाएँ हमारी 6 होती हैं। और यौगिक क्रियाओं को और क्या कहा जाता है, यौगिक क्रियाओं को हम क्या कह सकते हैं, षटक्रम। षट मतलब 6, क्रम मतलब क्रिया करना, काम करना। तो षटक्रम भी कहा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में आ जाएगी षटक्रम कितने होते हैं तो भी आपको 6 ही लिखना होगा, और अगर यौगिक क्रिया आता है तो फिर जब भी 6 ही आंसर आएगा। दोनों ही एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें पूछा है इनमें से किसे खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है। तो खरगोश वाला पोस्चर कहते हैं कौन से आसन को, पद्मासन, ताड़ासन, शंशाकासन या फिर हलासन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा होगा शंशाकासन। इसको खरगोश मुद्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें पूछा है मस्तिष्क की संपूर्ण स्थिर स्थिति क्या कहलाती है। हमारे माइंड की, हमारे मस्तिष्क की जो संपूर्ण स्थिर स्थिति होती है
जब हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाता है। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल हो जाना, हमारा माइंड स्टेबल हो जाता है, बिल्कुल स्थिर हो जाता है, हमें कोई टेंशन नहीं रहती, कोई तनाव नहीं होता, हम बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? समाधि, प्रत्याहार, धारणा या फिर ध्यान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यान। उसको ध्यान है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान लगाते हैं, तभी हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल स्टेबल होता है, रिलैक्स फील करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा निम्न में से कौन सा आसन लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी है? तो लंबाई बढ़ाने के लिए लाभकारी आसन होता है ताड़ासन। इसका हमारा सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में पद्मासन, ताड़ासन, हलासन या सुखासन। सुखासन से समझ सकते हैं सुख मिलता है, बहुत इजी तरीके से बस बैठ के हो जाता है सुखासन। और जो ताड़ासन है वो खड़े होके होता है, अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच करते हैं हम, और इसी वजह से ये लंबाई बढ़ाने के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट MCQs थे। आई होप आपको अच्छे लगे हों। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि लघु प्रश्न है, यानी शॉर्ट वाले हैं, जो कि 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं और हो सकता है कि 5 मार्क्स में भी पूछ लिया जाए। तो आपको थोड़ा, अगर मार्क्स पे डिपेंड करता है, अगर 2 मार्क्स का आता है तो आपको 2-3 लाइनें लिखनी होंगी, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है तो आपको थोड़ा सा बड़ा करके पॉइंट्स में आंसर लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, समाधि ध्यान के लिए पहले क्या पूर्वापेक्षित है? तो समाधि के लिए, ध्यान के लिए क्या करते हैं? तो समाधि और ध्यान में क्या आंसर आएगा इसका? यम व नियम को समाधि ध्यान के लिए पहले पूर्वेक्षित है। यानी क्या समझ में आया? यम, जो यम होता है उसमें 5 नियम आते हैं। यम व नियम को समाधि ध्यान इसके लिए सब पूर्वेक्षित है, जिसमें यम में क्या क्या आता है? अहिंसा आती है, सत्य आता है, अस्त्य आता है, ब्रह्मचर्य आता है, अपरिग्रह आता है। अभी एक MCQ आया था जिसमें पूछा था कि यम का कौन सा भाग नहीं है, और ये चारों भाग दे रखे थे। अस्त्य दे रखा था, अपरिग्रह दे रखा था, सत्य दे रखा था, और एक अलग से दे रखा था, तो वो नहीं था। तो ये 5 भाग जो है ये आपको याद रखने हैं। 5 अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब यम के भाग होते हैं। ठीक है, ये सब यम के भाग होते हैं। नेक्स्ट है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्रणिधान शामिल है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे 2 पॉइंट्स इस आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कपालभाति प्राणायाम है या यौगिक क्रिया? ये आपको बताना है, टिप्पणी करनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। कपालभाति जो है, इस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में, जो कि हमने पढ़ा था। कपालभाति अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से, श्वास से रिलेटेड है। सांस हम लेते हैं, इनहेल एक्सेल करते हैं, उसी से ये संबंधित है। तो पूछा कपालभाति प्राणायाम है या फिर यौगिक क्रिया है? यौगिक क्रिया यानी षटक्रम है। तो कपालभाति एक यौगिक क्रिया यानी षटक्रम का एक टाइप है, जो मस्तिष्क के अग्रभाग को, अग्रभाग यानी कि जो हमारे दिमाग का जो सबसे आगे वाला हिस्सा होता है उसका शुद्धिकरण करता है, और श्वास यानी कि सांस तकनीक के माध्यम से कार्य करता है, हमारे सांस में हमारी हेल्प करता है कपालभाति, और ये षटक्रम का भाग है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जिसमें पूछा है कुछ लोगों का मानना है कि योग को सामान्य देखकर भी सीख सकते हैं। यानी कुछ लोग ये मानते हैं, इन्होंने एक सेंटेंस दिया है, पॉइंट ऑफ व्यू दिया है कि लोगों का ये मानना होता है कि योगा जो करते हैं वो हम नॉर्मली देख कर भी कर सकते हैं, उसमें इतना सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, हम किसी को देखते हैं तो हम सीख जाते हैं। क्या योगा में मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है? तो आपको ये बताना है क्या योगा में मार्गदर्शन की ज़रूरत है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे थर्ड का, जिसमें हमें मेंशन किया हुआ है योगा आज के समय में सामान्य पहुंच में है। यानी कि आज के टाइम में अगर बात करें तो योगा सामान्य पहुंच में है, परंतु इसमें सही मार्गदर्शन होना, तकनीक का यानी टेक्नोलॉजी का सही होना, ये वह अध्यापक की ज़रूरत है। योगा में ये सब चीज़ें ज़रूरत है। हम ऐसे किसी को भी देखकर सीख तो जाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर योगा का मेथड है वो हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमें एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, कब करना है कब नहीं करना है, किस टाइम हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा और किस टाइम हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगा, हानिकारक भी बन सकता है। तो कुछ ऐसी स्थिति होती है कि योगा करने से नुकसान भी हो जाते हैं, बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है, और पूरी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। मार्गदर्शन किसी के, कोई हमें मार्गदर्शन का मतलब है कोई हमें ट्रेन करे, तकनीक यानी कि कुछ टेक्नोलॉजी हो या फिर अध्यापक, उसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। जो योग्यता
प्राप्त अध्यापक हो या फिर विवेकपूर्ण योग गुरु हो, कोई गुरु हो या फिर अध्यापक हो, उसके अनुसार प्रयोग में हमें लेना चाहिए। खुद से ऐसे किसी के भी थ्रू हम नहीं सीख पाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है योगा का खेलों में क्या योगदान है। तो पूछा है योगा का क्या महत्व है खेलों में के योगदान में, या फिर योगा का महत्व। दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको आंसर यही लिखना है, योगा के इम्पोर्टेंस को बताना है बेसिकली। तो इसका आंसर हो जाएगा योगा में शारीरिक व मानसिक व्यायाम होते हैं। योगा में क्या होता है, शारीरिक और मानसिक व्यायाम होता है। जब हम योगा करते हैं तो हमारे शरीर का भी व्यायाम होता है, शारीरिक और मानसिक यानी मेंटल हेल्थ का भी इफ़ेक्ट पड़ता है, जिनसे हमारे शरीर को लाभ मिलता है, हमारे शरीर को फ़ायदा होता है। योग के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं, महत्व हैं, फ़ायदे हैं, तो उनको जान लेते हैं। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला, योग द्वारा हमारा शरीर तंदुरुस्त रह सकता है। अब इतने इजी वर्ड्स में लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कोई हार्ड वर्ड है तो आप अपने एग्ज़ाम में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे उसमें भी। योग द्वारा हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता है, फिट रहता है। हृदय और फेफड़ों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट होता है, इन्हांस होते हैं। क्या इन्हांस होगा, जो कार्य करने की क्षमता है, वर्किंग एबिलिटी है हमारे हृदय की, हमारे दिल की, हमारे हार्ट की, हमारे लंग्स की जो वर्किंग एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। थर्ड है नियमित अभ्यास से शारीरिक रोग से मुक्त रहते हैं। अगर हम नियमित अभ्यास करते रहें, नियमित अभ्यास का मतलब है कि रेगुलर रूटीन से, मतलब बिना गैप करे रोज़ाना योगा करें तो हमारे क्या होगा, शरीर में रोग नहीं होंगे। रोग से मुक्त रहने का मतलब है कोई बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट इसका महत्व है लोच और समन्वय को बढ़ाता है। अब इसको छोड़िए, ये कुछ नहीं है, इसके आगे हमें देखना है। ये लोच और समन्वय को बढ़ाता है। लोच और समन्वय का मतलब होता है एक तो लचक यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, और समन्वय को यानी बैलेंस को मेंटेन रखता है। हमारे बॉडी में कोई भी अगर हम कोई भी काम करते हैं तो लचक बढ़ने से क्या होगा, हम वो काम बहुत तेज़ी से फुर्ती से कर पाएंगे और बैलेंस मेंटेन रहेगा। थकान को दूर करने में सहायक होते हैं, हम थकते नहीं हैं, जल्दी जल्दी सारे काम कर सकते हैं, हमारी बॉडी में स्पीड बढ़ती है। स्मरण शक्ति में वृद्धि, हमारी पावर में इन्हेंसमेंट आता है। और शारीरिक ढांचे में सुधार, हमारा जो शरीर का ढांचा है, ढांचे का मतलब है कि हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है उसमें बिल्कुल ठीक रहता है, कोई भी बीमारी नहीं लगती और उसमें सुधार आता है, हम फिज़िकली फिट रहते हैं, इसका मतलब ये है। तो अगर योग नियमित तौर पर करते रहें तो फिज़िकली फिट रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे पूछा है ध्यान का खेलों में क्या योगदान है। मतलब खेलों में क्या योगदान है ध्यान का, ध्यान क्यों लगाना ज़रूरी है खेलने में। तो निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा ध्यान के महत्व को समझा जा सकता है, क्योंकि ध्यान ये पॉइंट दे रखे हैं इसलिए ध्यान ज़रूरी है। अब क्या क्या पॉइंट्स हैं इसको समझ लेते हैं। इसमें है ध्यान लगाने से क्या होता है, ध्यान लगाने से एकाग्रता बढ़ती है, सबसे पहला पॉइंट। सेकंड है ध्यान लगाने से मन और शरीर को आराम मिलता है, हमारा मन भी और हमारा शरीर भी, बॉडी को भी और मेंटल हमारे हेल्थ को एकदम रिलैक्सेशन फील होता है। ध्यान यानी मेडिटेशन करना, कंसंट्रेशन करना। ध्यान लगाने से तनाव दूर होता है, तनाव यानी जो टेंशन है वो निकल जाती है, बिल्कुल हम आराम से अपना जीवन गुजार सकते हैं। ध्यान लगाने से तंत्रिका तंत्र, अब ये एक हार्ड वर्ड है लेकिन ये कहा जाता है हिंदी में नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तो ध्यान लगाने से क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता में सुधार आता है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है और हम अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं अगर हम ध्यान लगाएं। अब ये नेक्स्ट आ जाते हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें पूछा है दीर्घ वाले लॉन्ग वाले क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है षटक्रम से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले षटक्रम हमने अपने चैप्टर की वीडियो में पढ़ रखा है, जो कि षटक्रम 6 क्रम होते हैं जिसको हम योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। तो संक्षेप में लिखना है थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो हठ योग एक ऐसा योग है जिसको हम षटक्रम भी कह सकते हैं। हठ योग के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। हठ योग जो है वो 6 टाइप्स में कर सकते हैं हम। तो जो वो 6 टाइप हैं उसी को षटक्रम कहा जाता है। अब वो कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। षटक्रम व यौगिक क्रियाएं दोनों कहा जाता है इसको, चाहे तो षटक्रम कहते हैं चाहे तो यौगिक क्रियाएं कहते हैं। सबसे पहला नीति होता है, फिर धोती क्रिया होता है, फिर बस्ती क्रिया, फिर नौली क्रिया, फिर त्रटक क्रिया और फिर कपालभाति क्रिया। कपालभाति का एक क्वेश्चन अभी फर्स्ट में आया था ना, कपालभाति जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ
जब मैंने आपकी वीडियो बनाई थी एक्सप्लेनेशन वीडियो चैप्टर की, तो उनमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं दोबारा से। नेति जो है वो नासिका मार्ग से संबंधित होते हैं। नासिका मार्ग यानी हमारा जो नर्व्स हैं, हमारी जो नसें हैं, उनको साफ़ करने में नेति का काम होता है। धोती का काम होता है आहार नली, यानी जो हमारे आहार है, फूड पाइप है, उसकी सफाई करती है। नोली जो है वो आमाशय के अंगों की मालिश, आमाशय के अंगों की मालिश और सशक्तिकरण का मतलब हो गया। सबसे पहले तो मालिश किसकी, जो अंग है हमारे आमाशय। अगर आपको नहीं इतना समझ आ रहा है तो इतने वर्ड्स में नहीं पढ़ना है, बस समझ लेना है हर चीज़ को। तो नोली कहते हैं जब हमारे जो मसल्स होती हैं, हमारे बॉडी में जो गोश होता है उसकी मालिश होती है, हमारी मसल्स की, हमारे मांसपेशियों की मालिश होती है और सशक्तिकरण बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। बस्ती में आंत को धोने व सुदृढ़ बनाने के लिए, आंत यानी जो हमारे आंतें होती हैं, हम पेट का एरिया कह सकते हैं, उनको धोते हैं और उसमें सुदृढ़ बनाते हैं, उसको मजबूत बनाते हैं। कपालभाति में वही है, श्वास तकनीक से रिलेटेड है, सांस से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, और जो हमारे दिमाग का जो आगे वाला भाग है उसको शुद्धिकरण करता है। और त्राटक जो लास्ट है उसमें हम ध्यान लगाते हैं। गहन ध्यान लगाने की प्रक्रिया है एकाग्रता की शक्ति के लिए, यानी कि एकाग्रता कि जब हमें शक्ति चाहिए होती है तो हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और बहुत अच्छा वाला जो मेडिटेशन होता है उसी को हम त्राटक में लेते हैं। तो ये हैं इसके 6 पॉइंट, ये आप देख सकते हैं, ये 6 पॉइंट षट क्रम के हैं। अब ये नीचे माइंड मैप आ जाता है, इसको आप रीड कर सकते हैं। ये भी योग के महत्व हैं जो कि हमने इस वीडियो में भी स्टार्टिंग में देखे और फिर लास्ट में भी हम अपनी लास्ट वीडियो जो कि चैप्टर की एक्सप्लेनेशन थी उसमें भी जान चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये सब माइंड मैप पढ़ना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। सो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।